हाँ भाई, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो भी ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। कल अभी तक हमने जो सहकारिता का क्लास है, इसमें भाग एक, अध्याय दो, अध्याय तीन के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है। आज अपन अध्याय चार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अध्याय नंबर चार क्या है? तो समितियों का प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ कमिटी है। ये जो हमारे पास समिति का मतलब है सहकारी समिति, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ध्यान, इसमें हमें धारा नंबर 48 से लेकर के 57A तक पढ़ना है। याद रहेगा ना? इस बात को ध्यान देना भाई। ठीक है। एक बार जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर कल के क्लास में कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग। अभी कुछ भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई, पहला अपन पढ़ते हैं धारा 48। याद रहेगा? सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? धारा नंबर 48। ठीक है। कोई डाउट नहीं फिर? ठीक है भाई, धारा 48 का स्टेटमेंट क्या है देख लो। सोसाइटी का, या फिर जो सहकारी सोसाइटी है, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार, अंतिम प्राधिकार याद रखना। जो हमारे पास धारा नंबर 48 है, 48 है, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो याद रखना, इसका स्टेटमेंट है सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार किसमें निहित होगा। याद रहेगा? तो ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास सोसाइटी का जो अंतिम प्राधिकार है, इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना, सदस्यों के साधारण निकाय पर निहित होता है। याद रहेगा? सदस्यों के साधारण निकाय में, निकाय में निहित होगा। जी आपको याद करना है किसमें? तो क्या बताओगे? धारा नंबर 48 में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। याद रहेगा, सोसाइटी का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, समिति का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इसमें धारा नंबर 48 ये है कि समिति का लास्ट जो हमारे पास प्राधिकार है, याद रहेगा, वो किसमें निहित होता है? तो क्या बताओगे? साधारण निकाय। साधारण निकाय किसका? तो ध्यान देना, समिति में जो मेंबर है, इनके माध्यम से और इन्हीं में से अपन निर्वाचन के माध्यम से क्या करते हैं? निकाय बनाते हैं। उसी निकाय में क्या होता है? याद रखिएगा, समिति के जो हमारे पास प्राधिकार है वो क्या होता है? निहित होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। इस बात को ध्यान देना, किसमें? अंतिम प्राधिकार में। ठीक है, यहां तक इस बात को याद रखना। क्लियर है? अगला ध्यान देना, उसके बाद जो प्रत्येक सोसाइटी है, प्रत्येक सोसाइटी है, प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंधन। ठीक है, ध्यान देना, जितने भी हमारे पास सोसाइटी है भाई, ठीक है, प्रत्येक सोसाइटी का जो हमारे पास प्रबंधन जो है, प्रबंधन का अधिकार किसको होगा? तो याद रखना, बोर्ड का होगा। किसको होगा? कल मैंने बताया था किसको होगा, तो क्या बताओगे? बोर्ड को, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होगा। आया समझ में? ये जो सोसाइटी में सपोज कितने मेंबर है? सपोज 21 मेंबर है, याद रहेगा। तो 21 में से जो सदस्य लोग हैं ना, यही लोग क्या करते हैं? बोर्ड का क्या करते हैं? एक प्रकार से इन्हीं में से बोर्ड बनाया जाता है। और वही बोर्ड क्या करता है? इसमें क्या होता है? सोसाइटी के प्रबंधन का, सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो क्या बताओगे? हमारे पास बोर्ड ही करता है। इसको आपको याद रखना है बराबर। यहां तक इस बात को ध्यान देना। क्लियर है? आगे याद रखना। अब देखो, बात करते हैं बोर्ड का। बोर्ड में जो सदस्य होते हैं, देखो ध्यान देना, याद रखना, इस अधिनियम के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार, बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, दो उपाध्यक्ष होते हैं और 21 सदस्य हो सकते हैं। मैक्सिमम 21 सदस्य हो सकते हैं इस बोर्ड में। याद रहेगा? और ध्यान देना, जो हमारे पास बोर्ड के सदस्य हैं, समझ में आया क्या बोला? बोर्ड के सदस्य में याद रखना बेटा, एसटी, एससी या फिर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना कंपलसरी है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? बोर्ड के सदस्यों में से एक जने का एसटी, एससी या फिर ओबीसी वर्ग का होना कंपलसरी है। बराबर? यहां तक इतना क्लियर है? और ध्यान देना, इन वर्गों को आरक्षण, याद रहेगा, वर्ग को आरक्षण, आरक्षण इनकी संख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। संख्या के आधार पर किया जाएगा। याद रखना, आरक्षण किनके बेसिस पे मिलता है? तो क्या बताओगे? ध्यान देना, अगर बोर्ड में हमारे पास एसटी, एससी, ओबीसी अगर हमारे पास कोई मेंबर है, तो ध्यान देना बेटा, इनको रिजर्वेशन तब मिलेगा कि इनके बेसिस पे। तो क्या बताओगे? इनके जनसंख्या के आधार पर इनको क्या मिल सकता है? तो याद रखना, इनको मिल सकता है आरक्षण। ठीक है,
अन्यथा नहीं। समझ में आया तक? ये सोसाइटी के बारे में है। तो देख लो, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार की अगर बात करोगे तो सबसे पहले सोसाइटी का जो अंतिम प्राधिकार किसमें निहित होता है? सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है, सदस्यों के ग्रुप में ही, बराबर। और ध्यान देना, सोसाइटी का प्रबंधन कौन करता है? बोर्ड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके बारे में मैंने कल बात किया था। बोर्ड में अगर कोई सदस्य, बोर्ड में रिजर्वेशन किसके बेसिस पे होगा? तो जो एसटी, एससी, ओबीसी जो वर्ग है, इनके संख्या के आधार पर। सपोज बोर्ड में एक भी एसटी, एससी सदस्य नहीं है, इसका यह मतलब है वहां पे रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है यहां तक? और ध्यान देना बेटा, रिजर्वेशन, सुनना, रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में 50% से अधिक नहीं होगी, 50% से कम ही होगा। अगर आप उनको रिजर्वेशन दोगे बोर्ड में, तो ध्यान रखना बेटा, ये जो रिजर्वेशन है कभी भी किसी भी परिस्थिति में, क्या याद रखोगे, 50% से अधिक नहीं हो सकता, बराबर। यहां तक इस बात को याद रखना है भाई। क्लियर है यहां तक? आगे नहीं समझ में? यहां तक आगे देखो, तो ये था 48 का पॉइंट नंबर ए, धारा नंबर 48 का पॉइंट नंबर ए, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार। यहां तक समझ में आप लोग को? इस बात को ध्यान देना है भाई। क्लियर है? हाँ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए उनको कोई समस्या तो प्लीज बेटा बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद अपन चलते हैं धारा 48 के पॉइंट नंबर बी में। ठीक है, ध्यान देना, धारा 48 का जो पॉइंट नंबर बी है, इसमें लिखा है संसाधन सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी के पदाधिकारी, पदाधिकारी, इनके बारे में पढ़ना है। ये धारा 48 के पॉइंट नंबर बी में, बराबर यहां तक। अब देखो भाई, संसाधन सोसाइटी के पदाधिकारी का उल्लेख, बराबर यहां तक। ठीक है, हाँ भाई, डाउट क्या है? बीओडी संख्या क्या बताए सर? अभी इसको बताने वालों 21 मेंबर, याद रखना, टोटल 21 होंगे बोर्ड में, मैक्सिमम 21 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसी को भी बताने वाला हूं। देखो भाई ध्यान से, संसाधन सोसाइटी के पदाधिकारी की अगर बात करते हैं, बराबर यहां तक, देखो ध्यान से देखना, संसाधन सोसाइटी बोलो या फिर बोर्ड बोलो, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, जो हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड में कौन कौन होगा? तो ध्यान देना, बोर्ड में जो सोसाइटी है उसमें हमारे पास एक अध्यक्ष होगा, दूसरा एक उपाध्यक्ष होगा, और तीसरा एक सदस्य होगा। याद रखना इसको, पॉइंट क्लियर है? तो अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, सदस्य भी होंगे। इतना समझ में आया? बोर्ड या फिर सोसाइटी जो भी हो, बराबर यहां तक। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो सबको अपन बात करते हैं सोसाइटी का। तो ध्यान देना बेटा, बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, दो उपाध्यक्ष होंगे, और ध्यान देना मैक्सिमम 2 सदस्य हो सकते हैं, सॉरी 21 सदस्य हो सकते हैं। सहकारी अधिनियम के अनुसार बोर्ड में कितने मेंबर हो सकते हैं? 21 मेंबर हो सकते हैं, आपको याद रखना, 21 से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर यहां तक। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अब देखो, इसके लिए याद रखना बेटा, हमारे पास कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को याद रखना है। इसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, यहां तक इस बात को याद रखना, याद रहेगा ना? अब देखो शर्त नंबर क्या, देखो शर्त क्या है, देखो, चाहे वो अध्यक्ष बोलो, देखो अध्यक्ष अपन सभापति बोल सकते हैं भाई ना, अध्यक्ष की जगह वहां पे शब्दावली में सभापति आ सकता है, ठीक है, चेयरपर्सन आ सकता है, और उपाध्यक्ष की जगह उप सभापति भी आ सकता है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, समझना है आपको, ठीक है ना? अब देखो क्या अगर देखा जाए, शर्त नंबर 1 क्या है? देखो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के लिए शर्त रखा गया है इस कानून में, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, ठीक है ना? पहला कंडीशन याद रखना, शर्त नंबर 1 क्या है? यहां पे 2 शर्त याद रखना, एक सेकंड को, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, शर्त नंबर 1 क्या है याद रखना, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से किसी एक को महिला होना अनिवार्य है। आया समझ में? पहला शर्त यह है, अगर अध्यक्ष पुरुष है तो उपाध्यक्ष को महिला होना कंपलसरी है, अगर अध्यक्ष महिला है तो उपाध्यक्ष को पुरुष होना अनिवार्य है। आया समझ में? यहां तक इतना क्लियर है? इस बात को याद रखना, ठीक है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा। अब देखो, सुनना अच्छे से, यदि अध्यक्ष, सुनो, यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का है, कैटेगरी वाला है, आरक्षित
वर्ग का है। आरक्षित वर्ग का मतलब होता है एसटी, एससी, ओबीसी, जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है तो ध्यान देना, उपाध्यक्ष सामान्य वर्ग का होगा। समझ में आया? उपाध्यक्ष क्या होगा? सामान्य वर्ग का होगा। इस पॉइंट को याद रखना। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, यदि अध्यक्ष सामान्य वर्ग का है तो ध्यान देना उपाध्यक्ष कैसा होगा? आरक्षित वर्ग का होगा। आया समझ में? लेकिन अब देखो पॉइंट नंबर 3 देखो, परंतु करके। पॉइंट नंबर क्या है? यहाँ पे परंतु से शुरू किया। परंतु क्या? ध्यान देना, अनुसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में, याद रहेगा, अगर शेड्यूल एरिया है, ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्र में दोनों को आरक्षित वर्ग का होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग का होना अनिवार्य है। बराबर? यहां तक इस बात को याद रखो भाई। क्लियर है? यहां तक देख लो अच्छे से। ये अपन पढ़ रहे हैं सोसाइटी में जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसके बारे में? सदस्य के बारे में। तो पहला है, दोनों में से किसी एक को महिला होना कंपलसरी है। अगर अध्यक्ष क्या होगा? आरक्षित वर्ग का, तो उपाध्यक्ष को सामान्य वर्ग का होना कंपलसरी है। अगर लेकिन शेड्यूल एरिया में ऐसा नहीं है। शेड्यूल एरिया में क्या है? दोनों को क्या होना चाहिए? आरक्षित वर्ग का होना कंपलसरी है। बराबर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? बराबर? यहां तक याद रहेगा। अब देखो भाई, चौथा पॉइंट सुनना अच्छे से ना। अभी ये शर्त ही बता रहा हूं, जितने भी पदाधिकारी है उनके लिए क्या शर्त रखा गया उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है? देखो चौथा पॉइंट क्या होगा? यदि सोसाइटी के सदस्य, याद रहेगा, यदि सोसाइटी के सदस्य, पॉइंट क्लियर है? यदि सदस्य बिना जानकारी दिए सोसाइटी के बैठक या फिर सभा से या सभा में, ठीक है, सभा में अनुपस्थित रहता है कितना? तो ध्यान रखना, कम से कम 3 बैठक में। याद रहेगा, कम से कम 3 बैठक में। ये भी याद रखना ना। अगर कोई सदस्य सोसाइटी के बैठक से, सोसाइटी के सभा से बिना जानकारी बताए 3 बैठक में नहीं आता है, एब्सेंट रहता है। बराबर? यहां तक क्लियर है? तो ध्यान देना, तो पद समाप्त हो सकता है। याद रहेगा, तो उसका पद क्या हो सकता है? पद समाप्त किया जा सकता है। कौन करेगा? तो बताया था, रजिस्ट्रार करेगा, या फिर इन लोग मिलकर भी कर सकते हैं। कैसे? 2/3 के बेसिस पे बताया था ना कल मैंने। इसको याद रखना है आपको। समझ में आया यहां तक? इस बात को ध्यान देना। तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या है? जितने भी सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, उनके लिए क्या हमारे पास शर्त है। समझ में आया ना? इस बात को याद रखना है आपको। क्लियर है? ये हमारे पास कुछ पॉइंट है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना था। ठीक है ना? और मैंने ये भी बताया, किसी भी स्थिति में सोसाइटी के सदस्य की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है। बराबर? यहां तक ठीक है? तो ध्यान देना, ये है अध्याय नंबर 4 के अंदर का धारा नंबर 48 का पॉइंट नंबर बी, और ए और बी दोनों बता दिए। समझ में आया? देख लो अच्छे से। ये हमारे पास था धारा 48। ठीक है? धारा 48 में मैंने पहले ही बताया कि भाई सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार किसके पास होता है। ठीक है? तो मैंने बताया, सदस्यों के साधारण निकाय में सोसाइटी का प्रबंधन किसके पास है। बराबर? यहां तक। तो क्या बताओगे? बोर्ड के पास है। बराबर? यहां तक। और बोर्ड में अगर कोई सदस्य एसटी एससी वर्ग का है तो उनको आरक्षण किसके, याद रखना, किसी भी परिस्थिति में 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। बराबर? हाँ बिल्कुल, निष्कासन वोट। ठीक है बेटा? तो इतना याद रखना। ये था धारा नंबर 48। कोई किसी को डाउट है? देख लो अच्छे से। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों आप लोगों को डाउट तो प्लीज बताइए। ठीक है? यहां तक ना? ठीक है? आगे। तो ये था धारा नंबर 48। अब आते हैं धारा 49 में। अब किसमें आते हैं? धारा 49 में। सुन लो पहले। धारा 49 का
वर्डिंग क्या है, बराबर यहां धारा 49 का। ठीक है, देखो भाई, एक से अधिक पद धारण ना करना। आया समझ में? आता तक? एक से अधिक पद धारण ना करना, बराबर यहां तक। ठीक है, याद रहेगा, इस बात को याद रखना। क्लियर है? देखो भाई, इसका वर्डिंग याद रखो। इसका वर्डिंग क्या है? इसमें दो चीजें बस याद रखना है आपको। धारा 49 का याद है ना, सोसाइटी में जो सदस्य है वो एक से अधिक पद धारण नहीं करेंगे। उसके लिए क्या कंडीशन, उसके लिए क्या प्रावधान बनाया गया है? बेटा डाउट अभी पूछ सकते हो, कल की बात नहीं है, अभी भी डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, अगर किसी को भी अभी डाउट है तो तुरंत डाउट पूछ सकते हो ना, अभी आपके पास समय है। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी बताइए अगर कोई डाउट है तो। हाँ, अगर किसी बच्चे को, ऑनलाइन वाले जो बच्चा, अगर किनको डाउट है बेटा अभी पूछ लो, बता देता हूँ। धारा नंबर 48 में अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है फिर, यही मान ले। ठीक है, अब देखो, एक से अधिक पद धारण ना करना। देखो याद रखना, सबसे पहला, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति एक ही समय में कोई व्यक्ति एक ही समय में, ठीक है, शीर्ष सोसाइटी मतलब अपेक्स बैंक, केंद्रीय सोसाइटी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और तीसरा है प्राथमिक सोसाइटी। याद रहेगा, देख लो अच्छे से। कोई व्यक्ति एक ही समय में किसी शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या फिर प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है, में एक से अधिक पद धारण नहीं करेगा। यह है धारा नंबर 49 का वर्डिंग, बराबर यहां तक? बराबर यहां तक क्लियर है? ये तो समझ में आया यहां तक? इस बात को याद रखना। ये हमारे पास है धारा 49 का स्टेटमेंट है, एक से अधिक पद धारण ना करना। तो ध्यान, एक व्यक्ति एक ही समय में ना तो शीर्ष सोसाइटी का पद धारण, एक से अधिक पद धारण करेगा, ना तो केंद्रीय सोसाइटी का एक से अधिक पद धारण करेगा, और ना ही प्राथमिक सोसाइटी का एक से अधिक पद धारण करेगा एक ही समय में। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, यहां तक ये हो गया। लेकिन अब दूसरा, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक से अधिक पद, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पद धारण कर लेता है, ठीक है, धारण कर लेता है, तो उसे एक माह के भीतर, उसे एक माह के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष, रजिस्ट्रार के समक्ष अन्य पदों का त्याग करना होता है। देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति, धारा नंबर 49 में यह लिखा गया है कि एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पद धारण नहीं करेगा, एक ही व्यक्ति रहेगा। अगर वो अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष हो तो उपाध्यक्ष रहेगा, या फिर बोर्ड में पर्टिकुलर कोई अधिकारी तो अधिकारी ही रहेगा। दो चीज नहीं बन सकता। लेकिन अगर गलती से बन गया, वो अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष सब बन गया, बराबर यहां तक जितने भी पद हैं, तो ध्यान, एक महीने के भीतर क्या करेगा, इस बारे में वो रजिस्ट्रार को बताएगा, और जो पद में रहना चाहता उस पद में वो रहेगा, बाकी अन्य पद को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में यहां तक? तो याद रखिएगा,
ये हमारे पास क्या है, धारा, क्या बोल रहा हूँ, 49 बोल रहा हूँ क्या इसको मैं, सॉरी बेटा ये गलत है यार, गलत बता दिया ना, धारा 49 नहीं है ये, बेटा सुधार लेना, ये धारा है 48A। क्या है धारा 48A, सुधार लेना बेटा, ठीक है, 48A है, बराबर 48 क्या था, क्लियर हुआ, और ये था 48A। तो ध्यान, एक से अधिक पद ना धारण करने के संबंध में ये जानकारी था जिसको आपको याद रखना था, बराबर, यहां तक देख लो, कोई डाउट है कि नहीं। हाँ, नहीं समझ में आया क्या बोले। हाँ हाँ, अगर वो रजिस्ट्रार को नहीं बताएगा तो उसका सभी पद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, फिर वो आम आदमी हो जाएगा, बराबर यहां तक। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले पूछिए अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं भाई आप लोगों को, ठीक है। तो इधर धारा नंबर 48A। अगला हमारे पास है धारा 48B। अगला हमारे पास क्या है, धारा 48B, इसको पढ़ते हैं, बराबर। इसमें है सोसाइटी में, ठीक है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव एवं प्रत्यायुक्त। प्रत्यायुक्त का मतलब होता है डेलीगेट्स, ठीक है, प्रत्यायुक्त का मतलब क्या होगा, डेलीगेट्स। आया समझ में आता तक। तो ये हमारे पास है धारा 48B, ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से देखो भाई, 48 क्लियर है यहां तक, इस बात को याद रखना। अब देखो, सोसाइटी में प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त, बराबर, यहां तक देखो, सबसे पहला ये जो लिखा है ना, प्रतिनिधि, और या क्या होगा हमारे पास, प्रत्यायुक्त, बराबर, यहां तक प्लीज बोर्ड में ध्यान दो भाई, ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है। इसको एग्जाम्पल से समझना है, तो ध्यान देना, सबसे पहला ये जो यहाँ पे लिखा है ना आपने, प्रतिनिधि लिखा है, और क्या लिखा है, प्रत्यायुक्त, रिप्रेजेंटेटिव या फिर डेलीगेट्स, याद रहेगा। सबसे पहला ये कौन होते हैं, कौन होते हैं, बराबर, यहां तक क्लियर है। तो ध्यान देना ये कौन होते हैं, तो ध्यान देना, ये सोसाइटी में जो अध्यक्ष है या फिर जो हमारे पास उपाध्यक्ष है, ठीक है, उपाध्यक्ष है, की सहायता के लिए, की सहायता के लिए निर्वाचित व्यक्ति है, निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, हेतु निर्वाचित सदस्य है। ध्यान बेटा, इनका भी निर्वाचन होता है, बराबर, यहां तक इतना क्लियर है। तो देखो भाई, प्रतिनिधि या प्रतिनियुक्त कौन होते हैं, ध्यान दें, इनका काम है, याद रखना, इन लोग क्या करते हैं, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, बराबर, यहां तक ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सहायता के लिए क्या करते हैं, लोग निर्वाचित होते हैं। देखो, अब देखो, इनका निर्वाचन याद रहेगा, इनका निर्वाचन सोसाइटी करती है, इनका निर्वाचन सोसाइटी के सदस्य द्वारा किया जाता है, बराबर, यहां तक देख लो अच्छे से। अगर देखा जाए, ये हमारे पास क्या है, सोसाइटी में प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त की बात करोगे, तो प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त कौन होते हैं, तो ध्यान देना, ये अध्यक्ष और सदस्यों की सहायता, सॉरी, उपाध्यक्ष की सहायता करते हैं, और इनका निर्वाचन होता है, निर्वाचन कौन करते हैं, तो ध्यान देना, सोसाइटी के सदस्य लोग ही करते हैं, बराबर। अब ध्यान देना, जो हमारे पास ये जो है कौन, तो ध्यान देना, प्रतिनिधि प्रत्यायुक्त, इनका काम क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं, तो ध्यान देना, इन लोग क्या करते हैं, इनका कार्य है
अन्य सोसाइटी में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की ओर से शामिल होना। अन्य सोसाइटी में सपोज कुछ बैठक है, सपोज कुछ काम है, तो देखो ये जो ध्यान रहे, जो हमारे पास अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है, ये एक ही समय में तो सब जगह नहीं जा सकते। सपोज बैठक यहाँ गुरुवार को हो रहा है, कहाँ पे, केंद्रीय समिति में, या फिर सपोज शीर्ष समिति में, तो ध्यान रहे प्राथमिक समिति में तो नहीं जा सकता है, तो ये क्या कर सकता है, अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। याद रहेगा ना। तो ये था बेटा धारा नंबर 48B से जुड़ी हुई जानकारी। ठीक है भाई। हाँ भाई बताइए ऑनलाइन वालों, अगर कोई डाउट है बेटा तो आप लोग को। कोई डाउट नहीं है, अभी अच्छे से देखो, बताइए कोई डाउट है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? डेलीगेट्स। ठीक है यहां तक। ये था 48B। ठीक है। अच्छा एक चीज कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बताया पूरा था, धारा बस गलत हो गया था, सुधार लेना। आप लोग भी सुधारिए बेटा, जो ऑनलाइन वाले हो, सुधारना क्या देखना अच्छे से। इसके बाद धारा 48B के बाद अगला आता है धारा 48C। क्या होगा? धारा 48C। कल आपने गलती से ये लिख लिया था, इसी को धारा 14C लिख दिया था, 14C, तो वो गलत है। ध्यान देना, जो हमारे पास धारा 48C है, इसमें बोर्ड की शक्ति का उल्लेख है। आया समझ में? तो धारा 48C है बेटा, याद रखना, इसमें क्या है, बोर्ड की शक्ति। तो ध्यान देना बेटा, जो कल आपने लिखा था उसको सुधार लेना। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ये हमारे पास क्या है, बोर्ड की शक्ति का, ठीक है, यहां तक याद रखना क्या है, उल्लेख है। तो ध्यान देना, इसको कर लेना बेटा आप लोग। समझ में आया यहां तक क्या बोला मैंने? एक बार देखिए भाई, कोई डाउट है कि नहीं, तब तक अपन पानी पी लेते हैं। ठीक है, यहां तक इतना क्लियर हुआ? तो ये था 48C। कल का सुधार लेना। अगला बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है धारा 49। प्लीज बोर्ड में ध्यान देना, अगला हमारे पास कौन सा है, धारा 49। ठीक है बेटा, धारा 49 में है सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन। धारा 49 में क्या है, सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन, ये अपन पढ़ने वाले हैं। बराबर यहां तक टॉपिक का नाम क्या है, धारा 49 में लिखा है सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन करते हैं। बराबर यहां तक। ठीक है बेटा, ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, पहला प्रश्न ये है कि सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कब बुलाया जाता है। बराबर यहां तक। ठीक है, पहला प्रश्न पूछेगा कि भाई जो हमारे पास सोसाइटी है, सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कब बुलाया जाता है। बराबर, तो ध्यान देना, सोसाइटी का वार्षिक जो सम्मेलन है वो वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह पूर्व, 6 माह पूर्व। बराबर यहां तक। ठीक है, अच्छा एक चीज सुन लो भाई, लिख लेना आप लोग, सुन लो, ऑनलाइन वालों और बेटा ऑफलाइन वालों सुन लो। अभी मैंने बोर्ड के बारे में बताया था कि बोर्ड में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 21 सदस्य हो सकते, सेम सोसाइटी में भी है। ठीक है, बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी हैं वो सोसाइटी के सदस्यों में से अपन क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। सपोज क्या हुआ, सपोज कोई सहकारी सोसाइटी बना, सपोज क्या बना, कोई सोसाइटी बना, कहां पे, सपोज पर्टिकुलर दुर्ग में क्या बना है, कोई सोसाइटी बना है। ठीक है, कोई हमारे पास क्या बना है, सोसाइटी, और इस सोसाइटी में सपोज कितने मेंबर है, 100 एग्जाम्पल। तो ध्यान रहा बेटा, इसमें से ना 21 लोग ही क्या हो सकते हैं, बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम ना। अभी इस 21 में एक अध्यक्ष होगा, 2 क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। सॉरी 24 हो जाएगा, सॉरी हाँ 24 पे कितने, 21 क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। बराबर, ये क्या बोल रहा हूं ना,
तो सोसाइटी से ही बोर्ड को बनाया जाता है, बोर्ड का गठन किया जाता है। बराबर यहां तक। सोसाइटी का कार्यकाल सुनना अच्छे से, सोसाइटी का कार्यकाल होता है प्रथम सम्मेलन की तारीख से लेकर के 5 साल तक, याद रहेगा। तो ध्यान देना, तो बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ध्यान देना, अभी बताऊंगा, लिखाऊंगा भी। सोसाइटी का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तो होता है, लेकिन जो बोर्ड का कार्यकाल है ना, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 3 महीना पहले होता है। मतलब 6 महीने पहले बोला, इसका 3 महीने पहले होगा। बराबर यहां तक, उसको मैं बताऊंगा बाद में, इसको ध्यान देना। अभी इधर देखो भाई, सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कब होता है, तो क्या बताओगे, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह पहले। आगे, कौन बुलाता है, वार्षिक बैठक कौन बुलाता है, तो ध्यान देना, अध्यक्ष बुलाता है। कौन बुलाएगा, अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन बुलाएगा, उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन बुलाएगा, बोलो कौन बुलाएगा। ध्यान देना, 1/10 सदस्य, याद रहेगा, 1/10 सदस्य लिखित रूप से मांग करेंगे। आया समझ में, लिखित रूप से मांग करेंगे तो सोसाइटी का बैठक वार्षिक सम्मेलन बुलाया जा सकता है। वैसे ये नॉर्मल है। बराबर यहां तक क्लियर है, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है ना। ये हो गया अच्छे से। और ये अगर सदस्य लोग, याद रखना बेटा, अगर सदस्य लोग क्या करते हैं, बैठक बुलाते हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष बैठक होता है। कैसे बैठक होता है, विशेष बैठक। अब देखो, सूचना किसे देंगे, अगर वार्षिक सम्मेलन बुलाना है तो सूचना किसे देंगे। बराबर यहां तक, तो ध्यान देना बेटा, 14 दिन के भीतर, ठीक है, 14 दिन के भीतर उप या सहायक रजिस्ट्रार को, आया समझ में आता। अगर आपको वार्षिक सम्मेलन बुलाना है तो फिक्स है, समय फिक्स है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 महीने पहले आपको बुलाना है। बराबर यहां तक, तो ध्यान देना, सूचना किसको दोगे, तो क्या बताओगे, 14 दिन के भीतर उप रजिस्ट्रार को या फिर सहायक रजिस्ट्रार को क्या करोगे आप, ध्यान देना, सूचना दोगे। बराबर यहां तक क्लियर है। अब देखो, सुनना अच्छे से, फिर ये व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है, ध्यान देना, ये व्यक्ति क्या करे, उसी समय अन्य प्राधिकारी को या फिर अन्य अधिकारी को नियुक्त करेगा। क्या करेगा, अन्य प्राधिकारी को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। कौन, हमारे पास सब रजिस्ट्रार। आप आवेदन दोगे वार्षिक बैठक के लिए किसको, सहायक रजिस्ट्रार को, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जो हमारे पास अन्य प्राधिकारी को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। इतना हो गया। अब ध्यान देना, ये तो हो गया, तो ध्यान देना, ये अन्य प्राधिकारी करेगा। ध्यान देना, जो बैठक है, बैठक में क्या करता है, सबसे पहला सर्वप्रथम संबोधन करता है। आया समझ में आता है, देख लो अच्छे से। हाँ कि नहीं, समझ में आया था क्या बोल रहा हूं, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब सुनना भाई अच्छे से, यहां पे बैठक बुलाने का के लिए आवेदन कौन करते हैं, समिति के लोग, सोसाइटी के लोग। किसको, रजिस्ट्रार को, सॉरी रजिस्ट्रार बोलता हूं, उप रजिस्ट्रार या फिर सहायक रजिस्ट्रार को करते हैं। बराबर यहां तक। अब देखो, यहां पे एक विशेष पॉइंट है, उस विशेष पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना अच्छे से। यदि उप या सहायक रजिस्ट्रार, ठीक है, बैठक बुलाने में असमर्थ हो जाता है, यदि उप या सहायक रजिस्ट्रार बैठक बुलाने में असमर्थ हो जाता है, तो रजिस्ट्रार इन्हें इन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। मतलब सस्पेंड कर देगा उसको, ऐसा समझ में, 3 साल के लिए सस्पेंड।
आया समझ में आता है? और दूसरा 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। बराबर यहाँ पे समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ये था बेटा धारा नंबर 49 से जुड़ी हुई जानकारी जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक इस बात को याद रखना। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई बोर्ड का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो क्या बताओगे? प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल तक कार्यकाल। अगर कोई आपसे पूछे तो यही बताना है, प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल तक कार्यकाल होता है। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, तो देख लो बेटा। हाँ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े बताइए। धारा 48 हो गया, 48A हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और धारा 49 49 भी हो गया। ठीक है ना? वार्षिक सम्मेलन से जुड़ी हुई जानकारी भी मैंने बता दिया है। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ भाई बताइए, आप लोग बताइए, या फिर जो ऑनलाइन जुड़े हैं अगर कोई डाउट है तो प्लीज बेटा बताइए। कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है धारा 50। अगला क्या है? धारा 50। धारा 50 में क्या है? सोसाइटी का विशेष सम्मेलन। टॉपिक का नाम क्या हमारे पास? सोसाइटी का विशेष सम्मेलन। बराबर, यहां तक इसको याद रखना। क्लियर है? ये धारा नंबर हमारे पास क्या है? 50 है। इसमें हमें सोसाइटी के विशेष सम्मेलन के बारे में बुलाना है। ठीक है, अब देखो भाई, सोसाइटी का विशेष सम्मेलन कौन बुला सकता है? तो ध्यान देना, सदस्य लोग। याद रहेगा? अर्थात 1/10 सदस्य लिखित रूप से मांग करते हैं। बराबर, यहां तक सोसाइटी में जो मेंबर है उन लोग क्या करेंगे? 1/10 सदस्य अगर लिखित रूप से क्या करते हैं? मांग करते हैं। बराबर, तो ध्यान देना, सोसाइटी का विशेष बैठक बुलाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब इस बैठक की सूचना कौन किसको देगा? किसको दिया जाएगा? किसके पास आप एप्लीकेशन करोगे, आवेदन करोगे, मांग किसको करोगे? तो रजिस्ट्रार को। ध्यान देना, विशेष बैठक की सूचना किसको दी जाती है? रजिस्ट्रार को। लेकिन सामान्य जो वार्षिक बैठक इसकी उसकी सूचना किसको दी जाती है? उप रजिस्ट्रार को या फिर सहायक रजिस्ट्रार को। यह मैंने बता दिया था, इस पॉइंट को याद रखना आपको। क्लियर है? आगे फिर ध्यान देना, यहां पर जो रजिस्ट्रार को दिया जाता है, फिर रजिस्ट्रार क्या करता है? ध्यान देना, 1 माह के भीतर, सुनना अच्छे से, 1 माह के भीतर वो क्या करेगा? विशेष बैठक बुलाएगा। 1 माह के भीतर क्या करेगा? विशेष बैठक बुलाएगा। ये है धारा नंबर 50। यहां पे अध्याय नंबर 4 में आपको इतना ही पढ़ना था। समझ में आया ना? एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई। ठीक है, क्या बोले भाई? विशेष बैठक कौन बुलाएगा? सदस्य लोग। एक सदस्य नहीं, 1/10 सदस्य लिखा ना मैंने। हाँ, सदस्य बुलाएगा, लेकिन 1/10 सदस्य मांग करेंगे तब बुलाया जा सकता है। बराबर, यहां तक इस बात को ध्यान देना भाई। क्लियर है? देख लो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं? क्या कुछ भी काम हो? ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? तो याद रखना, ये हमारे पास है अध्याय नंबर 4। ठीक है, तो देखो भाई, अध्याय 1 2 3 4 मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें पूरा धारा नहीं पढ़ना है, जितना धारा काम का हमारा है उतना ही पढ़ना है। ठीक है ना? इसको प्लीज पढ़िएगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी के बारे में, अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में। बराबर यहां तक? ठीक है, देखो भाई, अगला टॉपिक होगा अध्याय 10।
टॉपिक का नाम क्या हमारे पास, अध्याय 10, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, टॉपिक का नाम क्या है, अध्याय 10। जो अधिनियम में बोला गया है मैं वो बता रहा हूँ, समझ में आया? यहाँ तक अध्याय 10 पढ़ते हैं। अध्याय 10 में क्या देखो, अभी वो भी बताऊंगा ना, 5, 6, 7 को भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो मेन है उसको मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना इसको, रिलैक्स रहना, सब बताया जाएगा। इसमें है अधिकरण, हाँ, अधिकरण का गठन, याद रहेगा। अध्याय 10 में क्या लिखा हुआ है, अधिकरण का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, याद रहेगा इसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। क्लियर है यहाँ तक? इसमें अधिकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अधिकरण का मतलब याद है, कौन सा अधिकरण पढ़ना है, तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के बारे में पढ़ना है, बराबर। यहां तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के बारे में पढ़ना है, और इसका जो उल्लेख है धारा, ठीक है, 170 से लेकर के 116 तक, ऐसे में इसका उल्लेख कहां से कहां तक है, धारा 170 से 116 तक है, इसको याद रखना है। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया? ध्यान रहा, इसके बारे में पढ़ना है तो अपन पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10 पूरा किसके बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, ठीक है ना, इसके बारे में पूरा पढ़ना है। और इसके धारा कहां से कहां तक गया, तो क्या बताओगे, 170 से 116, पूरा नहीं पढ़ना है, जितना काम का उतना पढ़ना है, बराबर। यहां तक इतना क्लियर है, इसको प्लीज याद रखना, समझ में आया यहां तक ना, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग देते हैं सबसे पहला, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, टॉपिक का नाम क्या हमारे पास, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, ठीक है ना, यही है ना भाई, छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेटिव ट्रिब्यूनल इसका नाम है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहां तक देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट वाइज पढ़ते हैं ना, पहला ध्यान देना, पहला इसका गठन धारा 77 के अनुसार होता है, बराबर। यहां तक इसका गठन किसके बेसिस पे होता है, धारा 77 याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी जो अधिकरण है उसका गठन का उल्लेख किस धारा पे है, धारा 77, बराबर। यहां तक दूसरा, इसका गठन कौन करता है, ठीक है ना, तो इसका गठन राज्य सरकार या फिर राज्यपाल करता है, राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार तो करता है, लेकिन कैसे करता है, तो ध्यान देना, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर, याद रहेगा, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर, जारी कर क्या करता है, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की क्या करता है, गठन करता है, धारा 77 में, ये आपको याद रखना है, बराबर। यहां तक क्लियर है? यहां तक आगे देखते हैं, आगे ध्यान देना, अगर देखा जाए इसकी संरचना देखते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं, बराबर। यहां तक देख लो अच्छे से, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण है उसमें ध्यान देना बेटा, अगर देखा जाए इसमें अध्यक्ष होगा मेन, और दूसरा कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, आया समझ में? आता, इसमें अध्यक्ष होगा और दूसरा कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, बराबर। यहां तक तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, सॉरी उपाध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष होगा और दो क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा इस अधिकरण में, मतलब एक और मतलब टोटल 3 लोग से मिलकर अधिकरण बनता है, मेंबर वाली बात नहीं, 1+2 का रेशियो है इसमें, किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में, बराबर। यहां तक इतना क्लियर है, इस बात को याद रखना है, इतना क्लियर हुआ यहां तक, सॉरी अध्यक्ष बता दिया क्या, उपाध्यक्ष नहीं दोस्त, इसको अपन क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 2, मतलब ध्यान देना, इसमें ये 1+2 से मिलके बनता है, बराबर। यहां तक अब देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले योग्यता देखते हैं, योग्यता ध्यान देना, सबसे पहली बात
अपन देखते हैं किसके लिए, अध्यक्ष के लिए योग्यता देखते हैं, अध्यक्ष के लिए क्या हो। बराबर यहां तक। तो देखो भाई, अध्यक्ष के लिए पहला योग्यता क्या है, ध्यान देना, पहला ये है हाईकोर्ट का अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, पहला पॉइंट याद रखना। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम सहकारी अधिकरण का क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, तो उसके पास कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वो हाईकोर्ट का क्या होना चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए, भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। बराबर यहां तक। दूसरा, 5 साल तक जिला न्यायाधीश रहा हो, 5 साल तक जिला न्यायाधीश रहा हो। बराबर यहां तक, इतना क्लियर है? ठीक है यहां तक, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो अध्यक्ष के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी समझ में आया तक। मतलब ये जो हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी अधिकरण है, उसका अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो याद रखना इसके लिए योग्यता ये है। बराबर यहां तक। अब दूसरा दूसरा जो हमारे पास कौन है, सदस्य है। तो भाई सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके लिए योग्यता याद रखना, सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी जो जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी का हो। बराबर यहां तक क्या बोला मैंने, इसमें 2 सदस्य होंगे, इसमें से एक सदस्य एक प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। बराबर यहां तक। और किस विभाग में, सहकारिता विभाग में। और किस पोस्ट में, कम से कम अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी का हो, या फिर उससे अधिक बड़े श्रेणी का हो। बराबर यहां तक, इसको याद रखना। या फिर जो दूसरा सदस्य है, याद रहेगा, अन्य सदस्य को सहकारी आंदोलन में 15 वर्ष का, ठीक है, 15 वर्ष का अनुभव हो। अन्य जो हमारे पास अधिकारी है उसको क्या हो, सहकारिता के आंदोलन में 15 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बराबर यहां तक, ईमानदारी को तो समझ में आ रहा है, पक्का ना, हाँ कि नहीं, देख लो अच्छे से। ये हमारे पास है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखना था। क्लियर है बेटा? ठीक है यहां तक, समझ में? यहां तक देख लो अच्छे से। गठन किस धारा के अनुसार होता है, कौन करता है, स्ट्रक्चर बताइए, योग्यता बताइए। बराबर यहां तक। अब देखो इसी में, ठीक है, ये तो अपने पास हो गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई, अभी तक मैंने 4 पॉइंट बताए हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के बारे में। ठीक है, अब देखो जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो अध्यक्ष बोलो या फिर क्या बोलो, उपाध्यक्ष, सदस्य बोलो, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, कार्यकाल। उदाहरण बेटा, इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष से 5 वर्ष, मतलब समझ में आ रहा है, मिनिमम 2 साल हो सकता है और मैक्सिमम 5 साल हो सकता है। सहकारी अधिकरण में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में जितने भी हमारे पास मेंबर है, जितने भी हमारे पास क्या है, अध्यक्ष है, इनका कार्यकाल कितने साल का मैक्सिमम हो सकता है, 5, और मिनिमम कितने साल का हो सकता है, 2। इसको याद रखना है। बराबर यहां तक, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इस बात को ध्यान देना। देखो आगे ध्यान देना, इनकी पद समाप्ति कैसी होती, पद समाप्त कैसे होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसके बेसिस पे होगा, त्याग पत्र। किसके बेसिस पे होगा, त्याग पत्र। और दूसरा, अगर इन लोग क्या होंगे, असमर्थ होंगे या फिर अयोग्य होंगे, पद के लिए क्या रहेंगे, अयोग्य रहेंगे, तो क्या होगा, इनका पद समाप्त होगा। बराबर यहां तक, ठीक है। त्याग पत्र ध्यान रखना, इन लोग किसको देते हैं, राज्यपाल को या फिर राज्य सरकार को। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की जितने भी अध्यक्ष है, जितने भी सदस्य है,
वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। बराबर, यहां तक इस बात को याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अभी जैसे बोला था इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 से 5 साल। तो ध्यान रहे बेटा, इन लोग ना पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, इन लोग डबल अपॉइंट हो सकते हैं। इतना क्लियर है? इस बात को याद रखना। ठीक है यहां तक? अगर बोलेगा इसका मुख्यालय कहां पर है तो क्या बताओगे? नवा रायपुर अटल नगर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नवा रायपुर अटल नगर में। इस बात को याद रखना। ठीक है, ठीक है, सुनना भाई, इसी में एक पॉइंट है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सदस्य में से कोई एक उनके कार्य का निर्वहन कर सकता है। उनके कार्य का निर्वहन कर सकता है। बराबर, यहां तक इसको याद रखना। ठीक है, अगर पद रिक्त है, ध्यान देना, सदस्य में से कोई एक व्यक्ति कर सकता है, उनके कार्य का निर्वहन कर सकता है, ये आपको याद रखना है। बराबर, यहां तक? इतना क्लियर है? यहां तक याद रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है यहां तक? अब लास्ट ध्यान देना, अधिकरण की शक्ति। अधिकरण को कैसी शक्ति प्राप्त है? याद रहेगा, देखो ध्यान देना, अधिकरण को सोसाइटी के विरुद्ध, वही सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध अपील सुनने, उनका पुनर्विलोकन करने, उनका निरीक्षण करने, ठीक है, करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, दूसरा याद रखना, दूसरा याद रखना, जो हमारे पास अधिकरण है, अधिकरण के निर्णय को, अधिकरण के निर्णय को सिविल या राजस्व न्यायालय में, सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। बराबर, यहां तक इसको पढ़ लो अच्छे से। मतलब ध्यान रहे, अपील नहीं कर सकते। अगर अधिकरण कुछ फैसला ले दिया, कुछ निर्णय ले दिया, बराबर यहां तक, तो ध्यान रहे बेटा, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील आप याद रखना कहा नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे बेटा, सिविल न्यायालय में या फिर याद रखिएगा राजस्व न्यायालय में इनके निर्णय के विरुद्ध अपील आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इतना क्लियर हुआ? इसको प्लीज पढ़िए। ये था धारा नंबर 77 जो आपको याद रखना था। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। ठीक है, प्लीज पढ़िए, कोई डाउट है कि नहीं? बेटा, राज्य सरकार का मतलब होता है राज्यपाल। राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये था कौन सा नंबर? धारा नंबर 77। ठीक है, यहां तक याद रहेगा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो एक और बताता हूं, फिर कल बताता हूं, फिर कल। अगला है धारा
77A क्या होगा? धारा 77A इसमें अधिकरण या रजिस्ट्रार के निर्णय का पुनर्विलोकन, निर्णय का पुनर्विलोकन। आया समझ में आता है? इसको याद रखना। अधिकरण या फिर रजिस्ट्रार के निर्णय का या फिर पर्टिकुलर किसी विषय में निर्णय लिया है उसका पुनर्विलोकन, ठीक है ना? तो उसको क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। बराबर यहां तक देखो ध्यान से, ध्यान देना। धारा नंबर 77A में क्या लिखा है? अगर कोई अधिकरण या फिर अगर कोई रजिस्ट्रार किसी पर्टिकुलर विषय के संबंध में कोई निर्णय लेता है, उसको क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। कब? सॉरी, ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति इसका मांग करे। याद रहेगा? तो ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो इन लोग क्या कर सकते हैं? अपने निर्णय के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? पुनर्विलोकन कर सकते हैं। जो निर्णय दिया उसी पर और एक प्रकार से क्या कर रिव्यू कर सकते हैं कि निर्णय सही है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं। नहीं बेटा, राज्यपाल ही है। राज्यपाल राज्य सरकार दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है ना? केवल राज्यपाल रहेगा या तो राज्य सरकार रहेगा, ठीक है? इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? इसको याद रखना, ये 77A क्लियर है? आगे देखो, धारा 77B इसमें यह लिखा गया है, अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्ति का अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करना। बराबर यहां तक इस बात को याद रखना। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है? अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करना। है समझ में आता है? इस बात को याद रखना। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान देना, सुनना अच्छे से। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, अगर कोई भी निकाय सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करता है तो 5 तरीके से कर सकता है। बराबर यहां तक बताया था, याद है आप लोग को? बताओ, पहला क्या करता है? समन भेजता है, और दूसरा बोलो, अभिलेख मंगवाता है, और क्या करता है? दस्तावेज प्रकट करने बोलता, प्रकटीकरण। और तीसरा, चौथा, साक्ष्य ग्रहण करता है, साक्ष्य ग्रहण करता है। और पांचवा, कमीशन का गठन करता है। बराबर यहां तक सुन लो अच्छे से। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, मानवाधिकार न्यायालय, जो सॉरी मानवाधिकार आयोग जब सिविल न्यायालय के रूप में काम करता है, 5 ये पावर है ना। जब भी सिविल न्यायालय आएगा तो सिविल न्यायालय यही करता है, किसी व्यक्ति को समन भेजेगा, दूसरा क्या करेगा? अभिलेख मंगवाएगा, ठीक है ना? याद रहेगा अभिलेख। अगला दस्तावेज, अभिलेख का मतलब होता है जो एविडेंस होते हैं वो, दस्तावेज जैसे एफआईआर की कॉपी है वो। बराबर यहां तक। साक्ष्य जो भी हमारे एविडेंस है वो, और लास्ट में कमीशन मतलब कोई समिति गठित कर देगा या फिर आयोग गठित कर देगा। बराबर यहां तक। ये 5 पॉइंट तो याद रखना। फिलहाल आपको याद रखना है धारा 77B में क्या है? अधिकरण है, वो सिविल न्यायालय के रूप में क्या करता है? काम करता है। ये नहीं भी समझोगे कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक याद रखना। अगर कोई भी निकाय सिविल न्यायालय के रूप में काम करता है तो ये 5 शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है ना? समन,
पहले समन भेजा जाता है, उसके बाद वारंट भेजा जाता है। वारंट पहले नहीं भेजता ना अगर नॉर्मल केस है तो, ठीक है ना, इतना याद रहेगा। तो बेटा ये था आज का क्लास, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी हम कल मिलते हैं। कल से मतलब अध्याय नंबर 10 भी यहाँ तक है, इतना ही पढ़ना अध्याय नंबर 10 में, ठीक है। बाकी कल 2 अध्याय बचे हुए हैं, 5 और 6 तो टॉपिकल खत्म कर देंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। तो 1960 वाला हो जाएगा, फिर 1962 पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, पढ़िए। आप लोग ऑनलाइन वाले हो बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, फिर क्लास खत्म करते हैं।